हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज आप सबों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में विशेष रूप से वर्ण विचार पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण जो है वो हिंदी व्याकरण की परिभाषा हम लोग देते हैं, वह शास्त्र जिसके अध्ययन से हमें हिंदी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। शुद्धता का ज्ञान यानी हमें हिंदी शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने, बोलने, समझने आता है। उसी शास्त्र को हम लोग हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। परिभाषा यहाँ हमने लिखा है, वह शास्त्र जिसके अध्ययन से हमें हिंदी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है, हिंदी व्याकरण कहलाता है। अब हिंदी व्याकरण के भेद होते हैं, खंड होते हैं। जैसे किसी भी विद्यालय में अगर सभी बच्चों को हम लोग एक साथ बैठा दें तो पढ़ाना मुश्किल है का, पढ़ने वाले को मुश्किल होगी, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग अलग अलग है। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में सुविधा हो, इसलिए हम उनको अलग अलग क्लासों में, अलग अलग वर्गों में बांट कर बैठाते हैं। ठीक उसी तरह हिंदी व्याकरण को भी पढ़ने में हमें सहूलियत हो, सुविधा हो, इसलिए हम लोग हिंदी व्याकरण को अलग अलग खंडों में बांटते हैं। यहाँ हमने लिखा है, अध्ययन की सुविधा हेतु, अध्ययन की सुविधा हेतु हिंदी व्याकरण को हम 5 खंडों में बांटते हैं। और वे 5 खंड कौन कौन से हैं ये देखते हैं। वे 5 खंड हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और 5वें नंबर पर है छंद विचार। इन 5 खंडों में हम लोग हिंदी व्याकरण को बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला खंड है हमारा वर्ण विचार। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण विचार कहते किसे हैं, वर्ण विचार की परिभाषा, सटीक परिभाषा क्या हो सकती है। तो हिंदी व्याकरण का वह खंड जिसके अंतर्गत हम वर्ण संबंधी संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार कहलाता है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण का वह खंड जिसके अंतर्गत हम वर्ण संबंधी संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार कहलाता है। अब सवाल है कि वर्ण विचार में हम लोग वर्ण संबंधी संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि ये वर्ण क्या है। ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या है। तो बच्चों, वर्ण जो है इसकी परिभाषा कई तरहों से दी जाती है, जिसमें सबसे सटीक
और आधुनिक परिभाषा है। भाषा की मौलिक इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की मौलिक इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। इसे ऐसे भी परिभाषित हम लोग करते हैं कि अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिसके खंड ना हो सके वैसी मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। एक ये भी परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे अ, क, च, प, बहुत सारे वर्ण हैं। क्या आप इस अ का टुकड़ा कर सकते हैं? ये जो अ है, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसको बांट नहीं सकते। तो ऐसी ही मूल ध्वनि को, जिससे भाषा का निर्माण हुआ है, इसी मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के भी भेद हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण को जो है बांटा गया है। ये जो हमारी वागेंद्रियां हैं, वागेंद्रियां का मतलब वाक जोड़ इंद्रियां, मतलब ध्वनि उत्पन्न कराने वाले, या कहिए कि ध्वनि उत्पन्न करने में सहयोग करने वाले हमारे जितने भी अंग हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम लोग वागेंद्रियां कहते हैं। जैसे उसमें कंठ है, जिह्वा है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है, नासिक है। ये सब के सम्मिलित प्रयास से जो है हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो खैर आगे हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ वर्णों के भेद। ये क्या है? वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। तो वर्णों के मूलतः दो भेद हैं। वर्णों के मूलतः कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं और दूसरे को व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जैसा कि नाम से ही है, स्व यानी जो स्वतः उच्चारित होता है, यानी जिसके उच्चारण में किसी के सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। कहीं से कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है, कोई बैसाखी लेने की आवश्यकता चलने के लिए इन वर्णों को नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इनको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतने जो हैं ये स्वर वर्ण हैं। और इनमें या कहिए इनके उच्चारण में कोई भी दूसरा वर्ण शामिल नहीं है। जैसे अ, आ, ई, कोई भी दूसरा वर्ण इसमें उच्चारण में सहयोग नहीं करता। इसीलिए इनको स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ये स्वतंत्र वर्ण है, किसी के भरोसे उच्चारित नहीं होते, ये अपने स्वतः उच्चारित होते हैं।
इनमें किसी भी दूसरे वर्ण के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये है स्वर वर्ण और इनकी कुल संख्या 11 है। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 11। अ से लेकर औ तक 11 स्वर वर्ण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण नाम ही है व्यंजन, मतलब दूसरे से लेना। क्या लेना? तो सहयोग लेना। तो सहयोग लेकर ही ये उच्चारित होते हैं। अगर इनको सहयोग ना मिले तो ये अपने दम पर उच्चारित नहीं हो सकते। परिभाषा है इनकी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण सहायक हो, व्यंजन वर्ण कहलाता है। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण जो है वह सहायक बनता है, यानी स्वर वर्ण सहयोग करता है और तब उन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। इसलिए इनको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जैसे में है आपको क वर्ग, क से अंग तक, च वर्ग, च से य तक, ट वर्ग, ट से न तक, त वर्ग, त से न तक, प वर्ग, प से म तक, और य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये जो है इतने ये व्यंजन वर्ण है। ये जो है क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब इनकी भी कुल संख्या कितनी है? 33, यानी स्वर का सीधा 3 गुना व्यंजन वर्ण है। इनकी कुल संख्या जो है 33 है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों स्वर वर्ण के भेद पर। स्वर वर्णों के भेद के बारे में जानते हैं। तो स्वर वर्णों को जो बांटा गया है उसके बांटने का आधार जो है वह उच्चारण में लगने वाले समय है। किसी स्वर को उच्चारित करने में, बोलने में बहुत हल्का लघु समय लगाना पड़ता है। किसी को उच्चारित करने में थोड़ा जोर ज़्यादा देना पड़ता है, समय ज़्यादा लगाना पड़ता है। और एक ऐसे स्वर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है समय देना पड़ता है। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भेदों में हम लोग बांटते हैं। यहाँ लिखा भी गया है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भेदों में विभक्त किया गया है। ये 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा पल्लुत स्वर है। तीसरा जो है वो है पल्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं और एकल मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? परिभाषा से क्लियर हो जाएगी। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में लेस मात्र का, यानी बहुत कम समय, मतलब अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है।
वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में लेश मात्र अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, उ और री। इनकी कुल संख्या जो है वह 4 है। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कितने ह्रस्व स्वर होते हैं बच्चों? तो 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। चूंकि ये ह्रस्व है इसीलिए इनको हर्ष ई, हर्ष उ भी हम लोग पढ़ते हैं, या हर्षई, हर्षऊ कहते हैं, क्योंकि ये ह्रस्व है। तो ये 4 है ह्रस्व। अब जो है इसका स्वर वर्ण का जो है दूसरा भेद है वह है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु मतलब भारी, मतलब इसमें ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसको गुरु स्वर कहते हैं। और चूंकि 2 मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे कि ह्रस्व के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, तो इसको सीधे मात्रिक स्वर या एकल मात्रिक स्वर हम लोग बोलते हैं। उसी तरह दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। परिभाषा में देखिए, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना, ह्रस्व का 2 गुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। ये जो है 7 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यानी दीर्घ स्वर जो है हमारा वो 7 होता है। इनकी कुल संख्या क्या है? 7 है। अब हम लोग तीसरे स्वर को देखेंगे जिसका नाम है पल्लुत स्वर। तो पल्लुत स्वर वे स्वर वर्ण हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना, ह्रस्व का तिगुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, पल्लुत स्वर कहलाता है। इसे सूचित करने के लिए संकेत 3 हिंदी का 3 का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ और स्वर के, ये ओ स्वर है और इसके बाद जो ये 3 जो लगा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको सीधे ओम नहीं कहेंगे, ओ को 3 मात्रा तक रेघा कर तब म का उच्चारण करेंगे। जैसे ओ, सीधे ओम नहीं बोलेंगे। तो इस स्वर का प्रयोग किसी को जोर से बुलाना हो, मंत्रों में आदि, इन सब चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। यह है पल्लुत स्वर। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में देखेंगे। तो देखिए, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण का भेद परिभाषा तो हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्णों के भेद, व्यंजन वर्णों के भेद। तो व्यंजन वर्णों के भेद तो अब जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि व्यंजन को किस आधार पर अलग अलग भेदों में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण को
उनके उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग भेदों में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक में स्पर्श व्यंजन, दो में अंतःस्थ व्यंजन और 3 में ऊष्म व्यंजन। ये 3 भेद हैं इसके व्यंजन वर्ण के। एक है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन, तो वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी वागेंद्रियां, वागेंद्रियां मतलब पहले भी बताए हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो हमारे अंग हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी, उनको हम लोग एक शब्द में वागेंद्रियां कहेंगे। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी वागेंद्रियां परस्पर, हमारी वागेंद्रियां परस्पर स्पर्शित होती हैं, परस्पर स्पर्शित होती हैं, परस्पर स्पर्शित होती हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कहलाता है। जैसे अब आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि किस व्यंजन वर्ण को उच्चारित करते समय, बोलते समय, उसका उच्चारण करते समय आपके ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग आपस में स्पर्शित होते हैं, मतलब कि आपस में सटते हैं और आपस में सटने से इनका उच्चारण होता है। जैसे क, यहाँ कंठ के पास एक समझिए कि पाइप है, नली है, जो ऐसे हल्का, मतलब लगता है कि हल्का सा आपस में पिचका और अंदर के जो वायु है उसको वहाँ रोकता है, सटता है, और तब जाकर क वर्ग,
मतलब क, ख, ग, घ, ये उच्चारण होता है। तो ये क वर्ग इसमें आते हैं। उसके बाद जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो च, तालु और जिह्वा का संपर्क होता है, स्पर्श होता है, तो च वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद ट वर्ग, जीभ का अग्रभाग जब तालु से स्पर्शित होती है तो ट वर्ग। फिर जब जीभ का अग्रभाग दंत से स्पर्शित होती है तब त वर्ग का उच्चारण होता है, त वर्ग। उसके बाद जब दोनों होठ आपस में स्पर्शित होते हैं तो प, फ, ब, भ ऐसे उच्चारण होता है प वर्ग का। तो ये सभी ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों के परस्पर स्पर्श से यानी आपस में सटने से इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए इन वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जो है इनकी कुल संख्या, अब जैसे क वर्ग 5 हुए, च वर्ग 5 हुए, ट वर्ग 5 हुए, त वर्ग 5 हुए और ये प वर्ग भी 5 हुए। कुल मिलाकर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 25 है। कुल संख्या कितनी है बच्चों? कुल संख्या 25 है। और चूंकि सारे वर्ग जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, चाहे वे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, ये सभी वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी इसे कहा जाता है क्योंकि जितने भी वर्गीय व्यंजन है वे सभी के सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण में है, क्योंकि इन सभी वर्णों के उच्चारण में अंग आपस में स्पर्शित होते हैं, सटते हैं और तब जाकर इनका उच्चारण होता है। इसलिए इसे हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम बच्चों आपको अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बताते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है। देखिए, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में आपको हम बताते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, स्वर और व्यंजन के बीच होता है, अर्थात अंतःकरण से उच्चारित होता है। अंतःकरण मतलब आंतरिक अंगों से, जो भी हमारे ध्वनि उत्पन्न करने वाले आंतरिक अंग हैं, उन आंतरिक अंगों से इसका उच्चारण होता है, अंतःकरण से उच्चारण होता है, और इसीलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है बच्चों कि इसमें जब इसकी उच्चारण हम इन वर्णों का करते हैं तो इसमें हमारे श्वास की जो गति है, श्वास की जो गति है वो बहुत कम हो जाती है। श्वास की गति जो है वो कम हो जाती है अंतःस्थ व्यंजन के उच्चारण में। और ये चार प्रकार के ये हैं। एक है अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं।
या, र, ला और वा। या, र, ल और व, ये 4 व्यंजन हैं जिनको अंतःस्थ व्यंजन हम कहते हैं, क्योंकि इन चारों व्यंजन का उच्चारण अंतःकरण से होता है। मतलब स्वर और व्यंजन के बीच इसका उच्चारण होता है, और इसको उच्चारित करते समय, इसका उच्चारण करते समय हमारे श्वास की जो गति है वो कम हो जाती है। तो ये है अंतःस्थ व्यंजन। अब हम आपको तीसरे व्यंजन के बारे में बताते हैं। तीसरा जो है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्म यानी गर्म वायु बाहर आती है, बाहर आती है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्म वायु बाहर आता है, मुख से ऊष्म वायु बाहर आता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ये जैसे श, श, स और ह, इन चारों व्यंजनों के जब हम उच्चारण करते हैं और मुख के सामने हाथ रखेंगे और बोलेंगे तो गर्म वायु मुख से बाहर आएगी। श, 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 ह। तो चूंकि मुख से ऊष्म वायु बाहर आती है इन वर्णों के उच्चारण में, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन जो है वह अंगों के घर्षण और रगड़ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म वायु बाहर आती है इसलिए इसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आप आज के इस वीडियो में बच्चों वर्ण विचार के बारे में जाने, वर्ण के बारे में जाने, वर्ण के भेदों के बारे में जाने, और स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के भेदों के बारे में भी आप जान चुके हैं। और अब इससे जो है व्याकरण में हम लोग आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।